हेलो गाइस। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो बेटे ये जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ इसको मैं घर में आके बना रहा हूँ क्योंकि स्कूल में जो वीडियो बनाया था उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसको मैं आके घर में दोबारा से बना रहा हूँ। तो आप इसमें आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सिर्फ मैं जो पढ़ाऊँगा मेरा आवाज़ बस आपको सुनाई देगा। ठीक है। अच्छा देखो बेटे, स्टार्ट करते हैं। पहले तो कल के क्लास में क्या क्या पढ़े थे पहले उसको रिकॉल करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो बेटे कल के क्लास में क्या क्या पढ़े थे ना। हम पढ़ रहे थे कि अगर दो नॉन वर्टिकल या फिर नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइन सपोज हैं, नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर दो लाइन हैं, तो उनके बीच में बेटे दो एंगल क्रिएट होता है। एक होता है थीटा जो कि एक्यूट एंगल, एंड दूसरा होता है फाई जो कि ऑब्ट्यूस एंगल। तो बेटे दो नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर मतलब दोनों में से, दोनों लाइन में से कोई भी लाइन वर्टिकल नहीं है, एंड नॉन परपेंडिकुलर मतलब दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में दो लाइन के बीच में एक एक्यूट एंगल क्रिएट होता है एंड एक ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट होता है। तो दो ऐसे लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल क्रिएट होता है एंड जो ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट होता है उनका वैल्यू निकालने के लिए कल हम फॉर्मूला देखे थे कि दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल थीटा जो निकलता है, जो एक्यूट एंगल थीटा, उसका वैल्यू कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये फॉर्मूला से कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। और मैंने बोला था कि आप m1 माइनस m2 करो या फिर m2 माइनस m1 करो, एक ही बात है। और यहाँ पर m1 m2 क्या है ना, दोनों लाइंस के स्लोप, एंड थीटा क्या है, दोनों के बीच में या एक्यूट एंगल। तो बेटे दोनों लाइन के स्लोप आपको गिवन होगा, तो दोनों लाइन का स्लोप का वैल्यू इधर खाली पुट करोगे और टैन थीटा का वैल्यू निकालोगे। तो टैन थीटा आ गया तो थीटा आ जाएगा। सपोज टैन थीटा 1/√3 है तो थीटा 30 डिग्री आएगा, मतलब एक एक्यूट एंगल है तो। और बेटे उससे बेटा ऑब्ट्यूस एंगल फाई कैसे आ जाएगा ना, फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये जो दोनों एंगल लीनियर एंगल बनेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मिलेंगे, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो एक बार आप थीटा निकाल दिए तो फाई निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, बस 180 डिग्री से माइनस कर दो। फिर लास्ट को हम डिस्कस कर रहे थे कि एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स एंड इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। तो बेटी ये मेरा एक ट्रायंगल है, सपोज ये ए बी सी ट्रायंगल है। और बेटी ट्रायंगल में इन सेंटर होता क्या है कि बेटी ये जो ट्रायंगल में तीन एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को इंसेंटर बोलते हैं ट्रायंगल का। तो बेटे देखो ये एंगल ए है, ये एंगल एंगल ए देख सकते हो, एंगल ए। बेटे एंगल ए को ये देखो एडी बाइसेक्ट कर रहा है। एडी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बीई 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 एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। सी एफ सी एफ एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट के थ्रू पास करते हैं एंड उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। और यहाँ पर आपको ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स पहले से दे दिया जाएगा और आपको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। जैसे कि देखो ये एबीसी ट्रायंगल है, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट्स x2 y2, वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट्स x3 y3 आपको दे दिया जाएगा। तो बेटे इतना बस दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो। तो बेटे सपोज इन सेंटर को मैं आई बोल रहा हूँ, तो बेटे इन सेंटर एक पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट मतलब एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इन सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ऐसे निकलेगा, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। एंड इस इन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई प्लस प्लस। एंड ए बी सी क्या है, मैं बताया था ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में वर्टेक्स ए का जो अपोजिट साइड है मतलब बीसी साइड का लेंथ को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। वर्टेक्स बी का जो अपोजिट साइड है एसी साइड का लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड तो उसका लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। वर्टेक्स सी का जो अपोजिट साइड ए बी है
उसका लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। वर्टेक्स सी का अपोजिट साइड, तो उसका लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो अब आपको बस ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, लेकिन आपको ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इनका वैल्यू निकालना होगा खुद से। कैसे निकालोगे बेटे? बी का कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो बी सी का लेंथ क्या आ जाएगा बेटे? बी सी के बीच में डिस्टेंस। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा के आप ए का वैल्यू निकाल दोगे। उसी तरह ए बी का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, तो ए बी का लेंथ मतलब सी का वैल्यू आप निकाल दोगे। उसी तरह बी का वैल्यू भी निकाल दोगे और इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। एंड यहाँ पर बेटे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए एक्स वन है, बी एक्स टू है, सी एक्स थ्री है, जो तीनों ऐड हो रहे हैं बेटे। ए एक्स वन, बी एक्स टू, सी एक्स थ्री। आप इसको ए एक्स टू बी एक्स वन ऐसा नहीं कर सकते। ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स। तो इसका मतलब बेटे आप ध्यान रखो, मतलब ये जो फॉर्मूला, ये जो इंट का ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के लिए आपको ध्यान रखना है कि वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट को आपको x1 y1 लिखना है ये फॉर्मूला के लिए, एंड वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट को कंपल्सरी आपको x2 y2 लिखना है, वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट को कंपल्सरी आपको x3 y3 लिखना है। आप वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट को x2 y2, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट को x1 y1 करके ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 आपको रखना ही पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आज हम न्यू पोर्शन कवर करेंगे, न्यू चीजें पढ़ेंगे। बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूं। तो आज का क्लास में बेटे हम लोकस के बारे में पढ़ेंगे। लोकस होता क्या है? पहले तो मैं लोकस का डेफिनेशन दिखा देता हूं, उसके बाद में बेटे आपको बड़े मतलब पूरा आराम से इसको समझाऊंगा। लोकस क्या होता है ना? सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। बेटे आपको एक कर्व का इक्वेशन दे दिया जाएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। बेटे ये मेरे पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, एंड दिस इज द एक्स वाई प्लेन, एंड मेरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई। तो बेटे ये जो एंटायर एक्स वाई प्लेन में जो जो पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, वैसे कुछ पॉइंट्स आप बता सकते हो। जैसे कि आप देख लो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, बेटे मैं इसका नाम देता हूं ए, इसका मतलब बी सी डी, चलो ऑरिजिन को वो बोलते हैं, वो लिख देता हूँ। तो बेटे जो पॉइंट ए देख सकते हो, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है बेटे? 1,1। तो ये पॉइंट ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बेटे पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, मतलब x इज इक्वल टू वाई हो रहा है। तो मतलब पॉइंट ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पॉइंट बी देखो जरा बेटे, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है एंड y कोऑर्डिनेट 2 है, 2,2। तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 2 x इज इक्वल टू वाई। ऑरिजिन, उसका भी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बराबर है, मतलब वो भी x इक्वल टू वाई को सेटिस्फाई करता है। पॉइंट डी -1 ये भी सेटिस्फाई। तो बेटे ये सारे पॉइंट्स हमारा ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और ऐसे ये सिर्फ 3 पॉइंट 4 पॉइंट नहीं, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और मैं अगर उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं, मैं अगर उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं तो मुझे एक पाथ या फिर कर्व या फिर लोकस मिलता है। बेटे दिस इज कॉल्ड ए पाथ, ये एक पाथ है या फिर कर्व है या फिर लोकस है, जो भी आप इसको बोल सकते हो। सो ये जो पाथ है या फिर जो लोकस है, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच सैटिस्फाई दिस इक्वेशन।
तो सेट मतलब ये वाला सेट नहीं, मतलब दिस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स। बट ये सारे पॉइंट्स, ये लाइन के ऊपर, ये जो लाइन में ड्रॉ किया हूँ, ये लाइन के ऊपर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एवरी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आप लो, कोई भी पॉइंट लो, उसका एक्स एंड वाई इक्वल होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दे तो हमें मिलता है पाथ, या फिर कर्व ऑफ द इक्वेशन, या फिर लोकस। और एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा ये एक इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4। अब ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। चलो देखते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स निकालते हैं एक्स वाई प्लेन में जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। वैसा एक पॉइंट आप ये ले लो 2,0। एक्स वाई प्लेन में ये एक पॉइंट है 2,0 जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 वाई कोऑर्डिनेट 0। देखो ये जो पॉइंट है, सपोज मैं इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका नाम बी देता हूँ, इसका नाम सी देता हूँ, इसका नाम डी देता हूँ। बेटा आप देख लो, ये जो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स है 2,0, क्या मतलब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 है। तो बेटा अगर मैं गिवन इक्वेशन में x के जगह 2 एंड y का जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दूं, तो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं वो? 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 4 ही आएगा। तो इसका मतलब पॉइंट ए इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। उसी तरह ये वाला पॉइंट ले जाओ 0,2, इसका x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 2। ये वाला पॉइंट भी बेटे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज x का जगह 0 y का जगह 2 रख लो, ट्रू हो जाएगा। ये वाला पॉइंट भी -2,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। आप x की जगह -2 एंड y का जगह 0 रख के देखो, तो देखो बेटे 4 जरूर आएगा ऐड करने से। पॉइंट डी भी इक्वल सेटिस्फाई। तो ऐसे ही बस 4 नहीं, बल्कि देयर आर इनफाइनाइट सच पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच पॉइंट्स आर देयर व्हिच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, and the collection of all these points constitute the path or the curve और द लोकस ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये सारे उन सारे पॉइंट्स को आप जोड़ दो जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, वो सारे पॉइंट्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो उनको जोड़ दो, तो जो बेटे जो कर्व या फिर पाथ मिलता है उसी को बोलते हैं लोकस ऑफ द इक्वेशन। तो आई होप यू गॉट इट। सो लोकस ऑफ द इक्वेशन क्या होता है बेटे? कर्व या फिर पाथ ऑफ दैट इक्वेशन। उस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दें जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दो, तो आपको जो कर्व मिलता है या फिर जो पाथ मिलता है उसी को बोलते हैं लोकस ऑफ द इक्वेशन। अब बेटे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर देखेंगे। पहला पॉइंट है बेटे, any point lies on the curve if and only if it satisfies the equation of the curve। कोई भी पॉइंट कर्व के ऊपर तभी रहेगा if and only if it satisfies the equation of the curve, अगर वो कर्व का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और बेटे इफ एंड ओनली इफ लिखा है मतलब बाई कंडीशनल, मतलब कंडीशन दोनों तरफ से अप्लाई होता है। मतलब अगर कोई भी पॉइंट कर्व के ऊपर है तो जरूर वो कर्व का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये कंडीशन उल्टा भी अप्लाई होता है कि अगर कोई भी पॉइंट कर्व का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया देन इट हैज टू बी ऑन द कर्व, मतलब इसको कर्व के ऊपर होना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखो जैसे बेटे ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई, और बेटे ये जो इक्वेशन है, ये जो कर्व है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, वो बेटे इसी इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर कोई भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के इस पाथ के ऊपर है तो जरूर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह बेटे अगर कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन एक्स वाई प्लेन में, एंटायर एक्स वाई प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसको इस कर्व के ऊपर, मतलब इस लाइन के ऊपर होना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको कि 5,5 इज दिस पॉइंट लाइंग ऑन द कर्व, ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको बस क्या चेक करना है, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस कर रहा है, x इज इक्वल टू वाई, तो फिर हाँ ये कर्व के ऊपर रहेगा।
यहाँ पर देख लो उसी तरह बेटे, ये एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अगर इसको सेटिस्फाई करे, मतलब कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस उसका वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर अगर 4 आ जाता है, तो बेटे वो जरूर इस पाथ के ऊपर रहेगा, इस सर्कल के ऊपर रहेगा। उसी तरह सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर जरूर 4 आएगा। तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट अगर कर्व के ऊपर है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह अगर कोई पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कंपल्सरी उसको कर्व के ऊपर होना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, जो कि समझना बहुत जरूरी है, पॉइंट क्या है ना, इक्वेशन ऑफ ए कर्व कैन बी अंडरस्टूड एज ए यूनिक कॉमन रिलेशन between the x coordinate and y coordinate of any point on the curve। किसी भी कर्व का जो इक्वेशन होता है, किसी भी कर्व का जो इक्वेशन होता है, उसको ऐसे भी समझा जा सकता है, इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज अ यूनिक कॉमन रिलेशन बिटवीन द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। उस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले जाओ, उसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट के बिटवीन में जो यूनिक कॉमन रिलेशन होता है, वही होता है उस कर्व का इक्वेशन। जैसे कि यहां पर देख लो बेटे, ये जो कर्व है, ओके, ये जो कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई। ये इक्वेशन इसी कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कर्व का इक्वेशन इज x इज इक्वल टू वाई। तो आप ये इक्वेशन एंड इस कर्व के बीच बिटवीन में, इक्वेशन एंड कर्व के बिटवीन में डायरेक्ट लिंक क्या है, कैसे समझाएंगे ये इक्वेशन एंड ये कर्व के बीच में रिलेशन क्या है। बेटे देखो, इक्वेशन इज नथिंग बट द यूनिक कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। बेटे ये कर्व के ऊपर आप कोई सा भी पॉइंट ले जाओ एंड उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप देखो, तो देखोगे एक्स इज इक्वल टू वाई आएगा। जैसे कि पॉइंट ए ले लो कर्व के ऊपर, उसका कोऑर्डिनेट 1,1 है, तो देखो बेटे उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई है। यहाँ पर भी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये वाला ओरिजिन भी एक्स इक्वल टू वाई, डी का भी एक्स इक्वल टू वाई। तो एक कर्व के ऊपर आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, उसके एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में ये कॉमन रिलेशनशिप। फिर मैं यूनिक वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि बेटे ये जो कर्व है, इसके बाहर में जितने सारे पॉइंट है उनमें से कोई भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसी कर्व के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स है, उन्हीं के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप फॉलो करेंगे। तो आप बोल सकते हो कि हर कर्व का जो इक्वेशन होता है, या फिर कोई भी एक इक्वेशन का जो कर्व होता है वो यूनिक होता है। एक इक्वेशन का बस एक ही कर्व होगा, एक से ज्यादा कर्व नहीं हो सकता। एक इक्वेशन उसका एक यूनिक कर्व। अब बेटे अब बात करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन। तो बेटे क्लास 9th एंड 10th में आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, तो आई होप आपको याद ही सारे चीजें। तो फिर भी दोबारा मैं बोल ही देता हूँ कि बेटे लीनियर इक्वेशन, a linear equation in two variables represent a unique straight line in xy plane। बेटे मैं अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दूं, टू वेरिएबल मतलब यहाँ पर एक्स एंड वाई को लेके मैं अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दूं, तो बेटे जान रखो वो इक्वेशन एक यूनिक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। जैसे ये वाला इक्वेशन में देखो लिखा हूं इधर, ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि बेटे देखो यहाँ पर वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स वाई है। सो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। बेटा अगर मैं कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दे दूं तो जान रखो वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है।
और ऊपर से होगी यूनिक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, मतलब ये इक्वेशन का बस एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसा नहीं कि ये इक्वेशन को लेके दो दो स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, नहीं, ये इक्वेशन का एक यूनिक स्ट्रेट लाइन। और बेटा इसका स्ट्रेट लाइन तो अभी जस्ट बना के आए थे, क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो मतलब x इज इक्वल टू वाई, तो इसी का तो और बस जस्ट बना के आए थे, ऐसा था। आप देख सकते हो यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई दिया था। अच्छा और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा ये एक इक्वेशन देखो, ये एक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा एक लीनियर इक्वेशन है, एक्स वाई का हाईएस्ट पावर 1 है, दो वेरिएबल का भी है एक्स वाई। लेकिन बेटे यहाँ पर हाँ, तो फिर बेटे ये क्या करेगा आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन को जरूर रिप्रेजेंट करेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन बेटा जीरो इंटू वाई जीरो, तो बेटा मैं इसको सिंपली कर लिख सकता हूँ 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो अब बेटा देखो अभी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हाँ आपको लग रहा होगा कि एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन अगर गहराई से सोचो दिस इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर y भी है, बस y का कोफिशिएंट क्या है, जीरो है, इसीलिए मैं y नहीं लिखा हूँ। तो ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 5, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि ये भी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसमें बेटा x का कोफिशिएंट जीरो, ध्यान रखो। तो दीज आर, तो एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। अब बेटा आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बेसिक से चीजें जो कि क्लास 9 में पढ़ के आया हो। पहला बात है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। बेटा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता है y इज इक्वल टू जीरो। क्यों एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू जीरो, लेट्स सी। पहले बेटे इसको पढ़ने से पहले मैं रिकॉल करना चाहूंगा, किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो उस पॉइंट का विड्थ देता है आपको, एंड उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो उस पॉइंट का डेप्थ देता है आपको। एंड विड्थ का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड डेप्थ का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जैसे कि अगर मैं एक पॉइंट ये लूं, तो बेटे इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, समझ रहे हो ना मेरे बात, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या करता है बेटे, इसका विड्थ को रिप्रेजेंट करता है, एंड इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या करता है, इसका डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। एक्स कोऑर्डिनेट विड्थ एंड वाई कोऑर्डिनेट डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ध्यान रखो ये चीज। अच्छा सब फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बेटे है -3 एंड वाई कोऑर्डिनेट 5 है, तो इसका मतलब बेटे इसका वाई एक्सिस से मतलब इसका इसका जो विड्थ है, हाँ इसका जो विड्थ है, इसका विड्थ जो कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है बेटे आपका, इधर देखो बेटे 3 यूनिट है ना, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, तो यहाँ से -3 यूनिट पर होगा। हाँ तो बेटे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -3 मतलब इसका विड्थ है 3 यूनिट, ठीक है ना, मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये विड्थ है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट 5 है मतलब डेप्थ इसका 5 यूनिट, तो ध्यान रखो। अच्छा आप एक बात देखो, ये जो एक्स वाई प्लेन है, इसमें जो एक्स एक्सिस है, ये सपोज एक्स एक्सिस है एंड ये सपोज वाई एक्सिस है। आप बेटे एक्स एक्सिस के ऊपर से कोई भी पॉइंट उठा लो, एक्स एक्सिस के ऊपर से कोई पॉइंट उठा लो, उन सारे पॉइंट्स के बेटे वाई कोऑर्डिनेट जीरो आ जाएंगे। अब चेक कर लो, ये वाला पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा। तो बेटे एक्स एक्सिस के ऊपर में कोई भी पॉइंट उठा लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ आता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो आता है। ऐसा क्यों बेटे, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लेते हो उसका डेप्थ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट डेप्थ होता है, वाई कोऑर्डिनेट डेप्थ होता है। जो डेप्थ क्या होता है बेटे, गहराई, मतलब एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस, किसी पॉइंट का ये डेप्थ होता है, ये डेप्थ उसका होता है। तो ये पॉइंट तो खुद एक्स एक्सिस के ऊपर बैठ गए हैं, तो इनका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब क्या होगा, जीरो, इसीलिए बेटे इन सबका वाई कोऑर्डिनेट
जीरो, इन सब का डेप्थ जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो। तो बेटे इसी वजह से एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज थ्रू आउट द स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हो कोई भी पॉइंट ले लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू जीरो इन दिस केस। तो बेटे अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं 2,0 और पूछूं क्या ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नहीं, तो अब क्या देखोगे कि अगर ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन है अगर उसको सेटिस्फाई कर दिया तो जरूर इसके ऊपर आएगा। अब सवाल ये कि क्या ये पॉइंट y इज इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करता है, यस करता है, देख लो इसका y जीरो है, y जीरो है। और बेटे क्या ये इक्वेशन आपको x के बारे में कुछ बोलता है, क्या ये इक्वेशन आपको x के बारे में कुछ बोलता है, सिर्फ बोलता है y इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए बस। तो x कुछ भी हो जाए, हाथी घोड़ा कुछ भी हो जाए, y को बस जीरो होना है। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट दे दूं जिसका x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, आई डोंट केयर, अगर मैं उसका y कोऑर्डिनेट जीरो दे दूं तो क्या होगा बेटे, वो जरूर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड वो इस x एक्सिस के ऊपर आएगा। तो बेटे देखो x एक्सिस का इक्वेशन है y इज इक्वल टू जीरो, इसमें x के लिए कुछ बोला नहीं गया है, x कुछ भी हो सकता है बट y इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, इन सब का y कोऑर्डिनेट जीरो। तो कोई भी पॉइंट आप ले लो जिसका y कोऑर्डिनेट जीरो हो, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो जाए, x एक्सिस के ऊपर रहेगा। उसी तरह बेटे आप अगर y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका बेटे आपका उसका x कोऑर्डिनेट जीरो आ जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट कुछ एक आएगा। तो बेटे देखो क्यों y एक्सिस के ऊपर सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट जीरो आता है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, विड्थ होता है, विड्थ मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, विड्थ या फिर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। बेटे जो सारे पॉइंट्स y एक्सिस के ऊपर है उनका y एक्सिस से डिस्टेंस, विड्थ मतलब जैसे सपोज ये पॉइंट है, इसका ये विड्थ है, y एक्सिस से डिस्टेंस, तो बेटा y एक्सिस के ऊपर जितने सारे पॉइंट है सबका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, जीरो होगा, बिकॉज जो खुद जाके y एक्सिस के ऊपर बैठे हैं। तो इन सबका बेटे विड्थ जीरो है, इसके लिए सबका x कोऑर्डिनेट जीरो है, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, इस वजह से बेटे y एक्सिस का इक्वेशन है x इज इक्वल टू जीरो। अब देख लो बेटे सपोज मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा 0,5 और पूछूंगा क्या ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है कि नहीं, तो आप देखोगे क्या ये पॉइंट y एक्सिस का इक्वेशन मतलब x इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखो इसका x का वैल्यू जीरो है, अभी y कुछ भी हो सकता है, बिकॉज y एक्सिस का जो इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल टू जीरो, वहां पर y के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो y कुछ भी हो सकता है, बस x का वैल्यू जीरो होना चाहिए बस। तो किसी भी पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट जीरो है तो बेटा वो कहाँ पर रहेगा, y एक्सिस के ऊपर रहेगा। अब बेटे डिस्कशन थोड़ा आगे लेते हैं। बेटे सपोज ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है, सपोज बेटे y एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस पे उसका राइट में, y एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस में एंड उसका राइट में मैं एक लाइन खींचता हूं, देख तो ये एक लाइन खींचा मैंने, नाम एल दिया, ये लाइन बेटे y एक्सिस से इसका डिस्टेंस 2 यूनिट है, 2 यूनिट, और बेटे ये y एक्सिस का राइट में है। अब मैं इस लाइन का इक्वेशन जानना चाहता हूं। बेटे आपको याद होगा कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के साथ पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के साथ पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या होगा बेटे, देखो ये जो लाइन है इसका ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, बिकॉज यहाँ पर ओरिजिन है और ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, बट इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,0। और आप देख सकते हो कि ये लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले जाओ उसका एक्स कोऑर्डिनेट वही 2 ही हमेशा रहेगा, क्या रहेगा, 2 2।
या फिर आप ऐसे ले लो कि ये लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका विड्थ हमेशा 2 यूनिट रहता है, उसका यू विड्थ हमेशा 2 यूनिट रहता है। एंड विड्थ मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह पर सेम होगा इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है सबका एक्स कोऑर्डिनेट 2 होने वाला है, इसलिए इसका इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 2। तो बेटा अगर कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के राइट में उससे 2 यूनिट डिस्टेंस पर है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 2। उसी तरह वाई एक्सिस के राइट में 4 यूनिट डिस्टेंस पर अगर होता है तो उसका इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू 4। वाई एक्सिस के राइट में 10 यूनिट डिस्टेंस पर अगर कोई लाइन होता तो उसका इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू 10। अब बेटे वाई एक्सिस के लेफ्ट में 2 यूनिट डिस्टेंस पर अगर मैं एक लाइन खींचूं तो बेटा ऑब्वियसली ये ओरिजिन है और ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, और ये वाला जो पॉइंट है ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, -2, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 रहेगा बिकॉज एक्स एक्सिस के ऊपर। और आप देख सकते हो बेटा ये लाइन जो है इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो सबका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -2 -2 -2, और ऐसे भी ले लो ना सबका डेप्थ सेम रहेगा, इसीलिए इसका ऊपर। तो बेटा ये लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो उसका इक्वेशन मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा -2 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसका इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू -2। तो बेटा अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं -2, 5 और पूछूं क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आप देखोगे क्या ये पॉइंट इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई देखो x इज इक्वल टू -2, आप अगर x का जगह -2 रखो तो -2 इज इक्वल टू -2 ट्रू है कि फॉल्स है, हाँ ट्रू है। बेटा देखो y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जो लाइन है ना इसका इक्वेशन में y के बारे में कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ x कोऑर्डिनेट -2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हाँ ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो वो तमाम सारे पॉइंट्स जिनके एक्स कोऑर्डिनेट -2 है वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएंगे। उसी तरह वो तमाम सारे पॉइंट्स जिनके एक्स कोऑर्डिनेट 2 है वो इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे। अब बेटे देखते हैं, सपोज एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। सपोज बेटे एक्स एक्सिस से अबव, एक्स एक्सिस के अबव में 2 यूनिट डिस्टेंस में एक लाइन है, एक्स एक्सिस के अबव में 2 यूनिट डिस्टेंस पे एक लाइन L1 है, ये 2 यूनिट है। तो बेटे इधर ओरिजिन है और ये बेटे ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पर पॉजिटिव एक्सिस पर है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बेटे 0,2, एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट। और बेटे आप देख लो ये लाइन के ऊपर आप कोई सा भी पॉइंट ले लो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 2 ही आएगा। या फिर आप ऐसे सोच लो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, डेप्थ होता है, और ये लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लो उसका डेप्थ 2 ही है, इसीलिए इसका इक्वेशन क्या होगा बेटे y इज इक्वल टू 2। और आपको बताया था स्कूल में बताया गया था कि अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो अगर कोई लाइन, अच्छा तो अगर मैं एक पॉइंट आपको दूं 4,2 और पूछूं क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा, एंड द आंसर इज यस, बिकॉज हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, इसका y2 आ रहा है, y इक्वल टू, और ये इक्वेशन में x के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो तमाम सारे पॉइंट्स जिनका y कोऑर्डिनेट 2 वो इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे। तो आप देख लो बेटे x एक्सिस के अबव में 2 यूनिट डिस्टेंस पर अगर कोई लाइन है तो बेटे उसका इक्वेशन क्या, उसका इक्वेशन क्या होता है बेटे y इज इक्वल टू 2। उसी तरह x एक्सिस के बिलो में 2 यूनिट डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई लाइन है, तो आप खुद से सोचोगे इक्वेशन क्या आ जाएगा बेटे y इज इक्वल टू -2, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 0 का -2, क्योंकि देखो बेटे ये वाला पॉइंट नेगेटिव एक्सिस पर है
टू यूनिट डिस्टेंस पर, तो इसका y कोऑर्डिनेट -2 आएगा, x कोऑर्डिनेट 0 आएगा क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है। और बेटे ये जो लाइन है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले जाओ, सबका डेप्थ सेम है। डेप्थ मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। सो यस, डेप्थ मतलब बेटे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर सबका डेप्थ सेम है, और डेप्थ मतलब ऑल्सो वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट सबका -2 आएगा, तो इसीलिए इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू -2। अच्छा, फाइंड द डाउन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट अबव द एक्स एक्सिस। बेटे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बेटे वो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के अबव 5 यूनिट डिस्टेंस पर, एक्स एक्सिस के अबव 5 यूनिट डिस्टेंस पर अगर एक लाइन है तो उसका इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। हाँ तो बेटे एक्स एक्सिस के अबव 5 यूनिट पर है, हाँ, और एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5, बिकॉज ये इसके ऊपर ये एक्स एक्सिस अबव में है। उसी तरह बेटे एक्स एक्सिस के बिलो में अगर मैं देता 5 यूनिट डिस्टेंस पर, थोड़ी इसका इक्वेशन कर देते y इज इक्वल टू -5। अच्छा, y एक्सिस के राइट में अगर मैं बेटे आपको y एक्सिस के राइट में एक लाइन दूं, सपोज 5 यूनिट डिस्टेंस पर, तो बेटे इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, बेटे y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होगा बेटे, x इज इक्वल टू 10। आई होप आप समझ पा रहे हो। अच्छा, और एक पॉइंट, यस, वाई एक्सिस के लेफ्ट में अगर बेटे मैं 5 यूनिट या फिर जितना भी यूनिट है 5 यूनिट डिस्टेंस पे उसका लेफ्ट में अगर एक लाइन खींचू, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू -5। तो ये आप जान लो, ये था सवाल। जैसे यहाँ पर देखो उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट -3, 5। बेटे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हाँ बेटे याद रखो बेटे, एक्सिस जो आई लगा है ना, एक्सिस इसको पढ़ते हैं एक्सिस, लास्ट को आता है सॉ, और ये सिंगुलर फॉर्म है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लेकिन आप अगर आई की जगह ई लिख लो ना, तो बेटे ये हो जाता है प्लूरल, और इसको एक्सिस नहीं बल्कि एक्सिस जॉ पढ़ते हैं, एक्सिस। तो एक्सिस जहां पर ई लिखा होगा तो आप उसको एक्सिस पढ़ना और समझ लेना कि यहाँ पर दोनों एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। तो बेटे एक पॉइंट है -3, 5, और मैं -3, 5 का एक्यूरेट वैल्यू एसरटेन करना नहीं चाहता हूँ, बस एक एस्टीमेट लगाना चाहता हूँ। कहाँ पर ये पॉइंट होगा बेटे, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इधर कहीं सपोज ये पॉइंट होगा -3, 5। अब सवाल ये है कि इस पॉइंट के थ्रू, ये -3, 5 के थ्रू अगर मैं दोनों एक्सिस के साथ पैरेलल होकर लाइन बनाऊं तो उसका उनका इक्वेशंस क्या होंगे। पहले ये वाला का इक्वेशन देखते हैं। बेटे ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा ना, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब ये लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट एक कांस्टेंट, एक सेम वैल्यू आएगा, और ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 5 है, तो इसका इससे पता चल जाता है कि सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब बेटे इसका इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 5। अभी मैं बेटे इसी पॉइंट के थ्रू y एक्सिस के साथ पैरेलल करके एक लाइन खींचता हूँ, ये लाइन, और मैं इसका इक्वेशन जानना चाहता हूँ। हाँ तो बेटे ये लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब इसके ऊपर सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट सेम है, और x कोऑर्डिनेट ये पॉइंट का क्या है, -3। इसका मतलब इसके ऊपर सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट -3, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू -3। तो आंसर आ गया y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -3, दोनों इक्वेशन। ये लास्ट क्वेश्चन बेटे करेंगे। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस लाइन
is parallel to x axis, parallel to y axis, passes through origin। सवाल ये कि k का कौन से वैल्यू के लिए, बेटा देखो ये जो इक्वेशन लिखा है ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल पे, देखो x y हाईएस्ट पावर 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है, उसके साथ साथ टू वेरिएबल का है, x y दो है इसमें। तो बेटे इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और बोल रहा है कि k का कौन सा वैल्यू के लिए ये x एक्सिस से पैरेलल होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी लाइन जब पैरेलल टू x एक्सिस होता है, कोई भी लाइन जब पैरेलल टू x एक्सिस होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अगर कोई लाइन x एक्सिस से पैरेलल है, खुद x एक्सिस का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। अब बेटे याद रखो, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल है तो उसका इक्वेशन आ रहा है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब उसका इक्वेशन में कोई भी x टर्म नहीं रहेगा। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल है तो उसका इक्वेशन में कोई भी x टर्म नहीं रहना चाहिए। y टर्म कांस्टेंट रह सकता है लेकिन x टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटे एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये लाइन x एक्सिस के साथ कब पैरेलल होगा? जब इसमें x टर्म नहीं रहेगा, और x टर्म नहीं रहेगा मतलब x का कोफिशिएंट को 0 होना चाहिए बस। तो x का कोफिशिएंट k माइनस थ्री को अगर 0 के साथ इक्वेट कर दिया तो k आ जाता है 3। तो बेटा अगर k का वैल्यू आप 3 इस इक्वेशन में पुट करो तो बेटे ये x टर्म गायब हो जाएगा और रहेगा समथिंग इंटू वाई प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपका आ जाएगा। तो इतना याद रखना है, बट बस x एक्सिस के साथ पैरेलल मतलब उसमें उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसमें कोई भी x टर्म नहीं है, तो x का कोफिशिएंट को बस 0 के साथ कंपेयर करके k का वैल्यू निकालना है। दूसरा बेटा, अगर ये लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बेटा अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल है, इसका मतलब अगर कोई भी लाइन y से पैरेलल है उसका इक्वेशन आ रहा है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब उसमें कोई भी y टर्म नहीं रहना चाहिए। तो अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल है तो उसका इक्वेशन में कोई भी y टर्म नहीं रहता। तो बेटे ये लाइन तभी y एक्सिस के पैरेलल होगा अगर इसमें कोई y टर्म ना हो। y टर्म ना हो मतलब k स्क्वायर, उसका जो कोफिशिएंट है ना y का, वो 0 होना चाहिए, मतलब k स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो k का वैल्यू प्लस और माइनस 2, तो k का वैल्यू अगर प्लस और माइनस 2 रखो, वो इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा y से पैरेलल होगा। अब तीसरा बोल रहा है पासेस थ्रू द ओरिजिन, कौन से पॉइंट, कौन से k वैल्यू के लिए लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। अच्छा एक बात सुनो, सपोज ये लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करता है, बट अगर करेगा तो ओरिजिन इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब x के जगह 0 y के जगह 0 डालने से ट्रू होना चाहिए। तो बेटा अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह 0 y की जगह 0 धर दो तो ये दोनों 0 0 हो गए, तो k माइनस वन इंटू के माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 और 6। तो बेटा अगर अगर k का वैल्यू आप 1 या फिर 6 में से कोई एक इस्तेमाल करते हो तो बेटे इसमें देखो क्या होगा। अगर k का जगह 1 सपोज k का जगह 1 इस्तेमाल किए तो ये वाला नंबर 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर k का वैल्यू पुट करके कोई एक नंबर आएगा, इधर कोई एक नंबर आएगा, लेकिन एटलीस्ट ये उड़ जाएगा। और ये उड़ जाने के बाद आप जरा ओरिजिन को इसमें पुट करके देखो क्या सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। आपको k माइनस थ्री के स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू जाना जरूरी नहीं है, आप बस x की जगह 0 y की जगह 0 रख लो। और ये तो अभी गायब हो चुका है, k की जगह 1 रख के समझ में कर रहा है यस। तो k का वैल्यू 1 होने से ये ओरिजिन के थ्रू जरूर पास कर जाए। k का वैल्यू अगर 6 रख लो तो भी ये 0 हो जाता है ये टर्म, और अगर ये टर्म 0 हो गया जो बाकी बचा है उसमें बस x की जगह 0 y की जगह 0 रख लो, क्या वो ओरिजिन उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, 0 प्लस 0 0। तो इसका मतलब 6 भी k का वैल्यू होने से ये y के साथ पैरेलल हो जाएगा। सॉरी मतलब ओरिजिन इसके थ्रू, मतलब ओरिजिन के थ्रू ये पास करेगा, इट विल पास थ्रू द ओरिजिन। अब इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है, और डायरेक्ट मेथड क्या है ना, एनी लाइन passing through the origin
हैज नो कांस्टेंट इन इट्स इक्वेशन। तो बेटा अगर मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हूं और उस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है, तो बेटे वो ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। जैसे कि वो बोल रहा था कि के का कौन से वैल्यू के लिए ओरिजिन के थ्रू पास करेगा, तो ओरिजिन के थ्रू तभी पास करेगा अगर उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो, मतलब ये नंबर 0 होना चाहिए, और ये नंबर कब 0 होगा, अगर के का वैल्यू 1 या फिर 6 आएगा। बिकॉज k माइनस वन इंटू के प्लस के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो के माइनस वन इक्वल टू जीरो, और के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू वन और के इक्वल टू सिक्स। ये है बात। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देंगे और यहीं पर क्लास एंड करेंगे। x इज इक्वल टू वाई, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स। बट ये जो इक्वेशंस में लिखा हूँ ये सब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, एंड इनमें किसी में भी कोई भी कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है, इसलिए ये सब के सब ओरिजिन के थ्रू पास करते हैं। इनमें किसी में भी कांस्टेंट टर्म नहीं। बेटे जीरो को आप कांस्टेंट टर्म, एक्चुअली एक सेंस में जीरो तो कांस्टेंट होता ही है, लेकिन जीरो को काउंट नहीं करेंगे। जीरो कोई नॉन जीरो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखो। जैसे कि बेटे x इज इक्वल टू जीरो, क्या इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है? नहीं है। बेटे जीरो को काउंट नहीं करेंगे, नॉन जीरो कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो नहीं है, अगर कोई कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। और सच बात है ना, x इज इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन होता है? वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है। और वाई एक्सिस ओरिजिन के थ्रू पास करता है कि नहीं करता? यस करता है। उसी तरह y इज इक्वल टू जीरो, इसमें भी कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, जीरो को छोड़े तो और कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये भी ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। और सच बात है, y इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, और एक्स एक्सिस भी ओरिजिन के थ्रू पास करता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।